हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम क्लास 11 के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सब से रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पे रेगुलर अपलोड करने वाले हैं। तो आज उस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है कि फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, जो प्रकृति में मूल बल हैं कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में बात करेंगे। तो भैया, प्रकृति में मूल बल जो फोर्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है भैया वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम बात करते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो भैया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन हम इसमें पहले बात करते हैं। एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण बल जो है फोर्स, इसमें न्यूटन और आइंस्टाइन के दो अलग अलग बातें कही हैं दोनों ने, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो भैया, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है वो क्या बोलता है, हम उसे देखते हैं। तो भैया, न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये बोलता है कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण प्रकृति का बल है, अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स है, और जो कि उनमें जितना भी मास होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उनकी वजह से होता है। और एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण प्रकृति का बल होता है, मतलब कि अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स काम करता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, उनके जो मास होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि जो उनका मास है उनको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जो है ये भैया प्रोपोर्शनल में रहेगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है, और बीच के मीडियम पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। और इसका फॉर्मूला मेनली हमारे पास जो आता है फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भैया, यहाँ पे जो m1 m2 है ये दो ऑब्जेक्ट हैं, और उनके जो कि दो ऑब्जेक्ट का जो मास है, और जो r है भैया वो है इनके बीच की डिस्टेंस, और g हम यहाँ पे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो भैया रुको रुको, अभी से कहाँ को जा रहे हो, पहले इस बात को तो जान लो कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी का लॉ दिया था वो कितना सही है या तो भैया, न्यूटन के बाद जब आइंस्टाइन आए तो उन्होंने न्यूटन की बात को भैया पूरी तरीके से नकार दिया था, और उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये बस एक ज्योमेट्रिकल कर्वेचर है। और अभी इस इमेज को देखो तो भैया, इसमें जो ब्लू वाली बॉल है वो नीचे, आप इस जाली वाले पोर्शन को एक फैब्रिक मान सकते हो, और जो ब्लू वाली भैया जो बॉल है वो नीचे को दब रही है, तभी रेड वाली बॉल उठ रही है। आप कोई भी अगर एक फैब्रिक लेते हो भैया, तो उसको अगर आप बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखोगे तो साइड में उसके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब उसके सेंटर की ओर को आने की कोशिश करेंगे। आइंस्टाइन का कहना भी बिल्कुल यही था कि भैया हमारे स्पेस में जितने भी हमारे ग्रह होते हैं वो भी इस तरीके से ही घूमते हैं। जबकि भैया न्यूटन का कहना था कि फोर्स इनके बीच में अप्लाई होता है। आइंस्टाइन का कहना था कि बस एक ज्योमेट्रिकल कर्वेचर होता है जिसकी वजह से ये ग्रह वगैरह घूमते हैं। आइंस्टाइन ने इसके द्वारा ही भैया ब्लैक होल की बात चाहे आप कर लो, चाहे आप बात कर लो स्पेस के 3 डायमेंशन और टाइम के 1 डायमेंशन से 4 डायमेंशन की, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो चलिए, हमारा जो दूसरा फोर्स आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। भैया, आपने बात तो सुनी ही होगी कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं वो ये करते हैं प्रतिकर्षित। तो विद्युत चुंबकीय बल में आखिर भैया, जब कोई भी चार्ज बोलो, वो जब कोई भी आवेश जब गतिमान होता है, मोशन की कंडीशन में होता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक्चुअल में एक ये उसकी बोले तो एक क्वालिटी है, गुण है कि भैया जब कोई भी आवेश है, कोई भी चार्ज है जो मोशन की कंडीशन में होता है, तो भैया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और सपोज के लिए मान लो कि कोई दूसरा चार्ज है, पहला चार्ज तो ये हो गया कि जो गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र को भैया उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, पहला आवेश ये हो गया। और कहीं पर से दूसरा चार्ज आ रहा है, कहीं पर से दूसरा आवेश आ रहा है, वो भी इसी मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, तो उस पर भी भैया चुंबकीय बल जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है काम करने लग जाता है। जनरली होता क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है भैया, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, इनको अलग नहीं कर सकते। क्यों अलग नहीं कर सकते? क्योंकि भैया जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम हिंदी में बोले तो भैया परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र को, और जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को भैया ये जनरेट करता है। जो तीसरा फोर्स आता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध के रखने वाले फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है भैया, ये बस छोटी दूरियों के बीच ही काम करता है, सिर्फ नाभिक के अंदर ही भैया इफेक्टिव रहता है। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भैया 100 गुना ज़्यादा ताकतवर भी होता है। इसमें हमारा चौथा जो फोर्स आता है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। जैसा कि नाम से इसका एक काफी वीक रहता है, ये बस छोटी दूरियों के बीच में काम करता है। और हाँ, ये मूल कण हमारे पास होते हैं उसमें काम करता है,
और जो कुछ रेडियो एक्टिव ऐसी घटनाएं होती है जैसे कि बीटा डिके वगैरह, सिर्फ उन्हीं में ये काम करता है, ज़्यादा बड़ी दूरी पे ये काम नहीं करता, सिर्फ छोटी दूरी के लिए ही ये न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो भैया ये थे 4 फोर्स जो हमने आपको बताया। पहला इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा भैया वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भैया, वहां से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।